सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। NS 184 जो कि आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बारे में हम पढ़ रहे थे, या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसका मैं आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट जाके लिंक से विजिट कर सकते हैं उस वीडियो को। एंड हम अपने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज की बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के बेसिस पे, पुरानी संक्रामक बीमारियों का एंटियोलॉजी के अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो पुरानी बीमारियां हैं ना, उनका एंटियोलॉजी के अध्ययन के माध्यम से जो किए जाने वाले उपयोग है उनके तरीकों का विश्लेषण करना यानी कि वर्णन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पुरानी बीमारियों का अध्ययन का तरीका। पहली बात तो यह है कि पुरानी बीमारियों का अध्ययन करने का जो तरीका था वो भी पुराना ही था। बात कर लेते हैं हम, जैसे कि वो हमारे जो बीमारियां थी, हमारे जो बोल सकते हो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी प्राकृतिक जो परीक्षण करने का स्थिति था, वो भी महत्वपूर्ण रूप से पुराना ही था। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि हमारी जो पुरानी बीमारियां थी वो अत्यधिक हमारे आसपास के वातावरण से ही संबंधित होती थी। आजकल के जो बीमारियां देखा जाता है, आजकल हम जो नए नए खोज करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए नए केमिकल्स रसायन का प्रयोग करते हुए खोज परख करते हैं, तो ये हमारी नई बीमारियों का उत्सर्जन करने का कारण बनता है। ठीक है, तो हमारा पहली बात कर लेते हैं पुरानी बीमारियों का अध्ययन करने का जो तरीका है, वो आपका पहला पॉइंट है पारिस्थितिक अध्ययन। पारिस्थितिक अध्ययन की बात कर लेते हैं तो जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर हम समूह का डाटा बनाते हैं कि हमारे पर्यावरण में कितने लोग हैं, कितने जनसंख्या है, उनकी भीड़ कितनी है, वो कौन कौन से उपचार या फिर कौन कौन से आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उस स्थिति में हम ये भी देखते हैं कि वो किस क्षेत्र में रहते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम पुरानी बीमारियों के अध्ययन के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, इसके तहत हम ये देखते हैं कि जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पे विकसित हो या फिर प्रभावित हो, तो उस स्थिति में हम भौगोलिक व्यवस्था के माध्यम से हम क्या अपने पुरानी बीमारियों के सार्वजनिक जानकारी का एकत्रित करने में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अब इसमें सरल शब्दों में कहूँ तो पारिस्थितिक अध्ययन का मतलब ही होता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उस इन्वायरमेंट का माहौल कैसा है, उस इन्वायरमेंट में जनसंख्या के अनुसार आहार ग्रहण करने का स्थिति कैसा है। तभी हम पुरानी पुरानी बीमारियों का बोल सकते हैं एंटियोलॉजी के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, और उसका जो है उस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं, या फिर बोल सकते हो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी की बात कर लेते हैं। जांच पड़ताल के लिए जो हमारा डाटा तैयार किया जा चुका है पहले से, कि पहले कौन कौन सी बीमारी आ चुकी है, चिकनगुनिया हो गया, बहुत सारा चेचक हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों का स्वरूप हम देखते हैं कि केस स्टडी के रूप में देखते हैं कि कितने लोगों को ये बीमारी प्रभावित किया है। ठीक है, ठीक है। अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि जो ये केस स्टडी है, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम क्या करते हैं, पुराने रिकॉर्ड का मापदंड तैयार करते हैं कि भाई पुराने क्षेत्र मतलब पुराने समय में, यानी कि पहले कौन कौन सी बीमारी हावी हो चुकी है, उन बीमारियों से कितने लोगों की जनसंख्या मतलब जनसंख्या का हानि हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उस बीमारी का स्वरूप कैसा रहा, उस बीमारी का मतलब आक्रमण करने का तरीका क्या रहा। ठीक है, तो ये सारी बात को हम अध्ययन करते हुए अपने जो बीमारी रहती है, जो हमारे समाज में जो बीमारी रहती है, उसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पे केस स्टडीज और केस व्यवस्था के रूप में, केस कंट्रोल के रूप में हम ये देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोरोना था। कोरोना एक संक्रामक बीमारी था, यानी कि बोल सकते हैं एक जनसंख्या से दूसरे जनसंख्या मतलब जनसंख्या से मतलब कम्युनिकेशन डिजीज के रूप में रहा। ठीक है, कम्युनिकेशन डिजीज यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैलने वाला रूप में रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी पहले भी हमारे समाज में आ चुकी है, पहले भी विश्व के रूप में आ चुकी है। चेचक हो गया आपका चिकन, ये जिस तरीके से है चेचक बीमारी है,
वो भी कहीं न कहीं इसी रूप में इसका स्वरूप था। तो हम क्या करते हैं, उस व्यवस्था के रूप में उसे समझने के लिए क्या करते हैं भाई, अपना केस स्टडी स्थापित करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं। और केस स्टडीज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि उन दोनों बीमारियों का हम आपस में निरीक्षण कर सकें, एनालिसिस कर सकें कि इस बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और तथा ये प्रभावित किस तरीके से कर रहा है, किन-किन लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इन बीमारियों का इलाज ढूँढने में सक्षम भी हो पाते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा कोहोर्ट अध्ययन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे जब हम किसी भी बीमारी का जो जोखिम भरा पड़ाव होता है ना, पड़ाव का मतलब होता है स्टेप होता है। अब जैसे कि एक कोई बीमारी हुई, यानी कि डायरेक्ट वो हमला कर दिया, वो स्टार्टअप करता है धीरे 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 उसके बाद, तो उसे पड़ाव बोला जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कोई भी हमारी बीमारी है, उसको कोहोर्ट अध्ययन के रूप में, भाई वो कौन से शहर में आया, उस शहर में आपका बोल सकते हो कि व्यवसाय कैसा रहा, जन्म उसकी स्थिति कैसी थी, तारीख क्या था, और उसके बोल सकते हो क्षेत्र जहाँ पे रहता था वो क्या था। ठीक है। तो ये आपका कोहोर्ट अध्ययन के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी मनुष्य पे कोई बीमारी हावी होती है तो उस बीमारी का जो डाटा एनालिसिस करते हैं कि भाई वो बीमारी कब आई, कितने लोगों को हावी की, डेट क्या था, तिथि क्या थी, टाइम क्या था, ये सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो है कोहॉर्ट अध्ययन। क्लियर है? हमारा एक आपका अलग सब हेडिंग आ जाता है, यादृच्छिक या दृक्षिक यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण। यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण का मतलब होता है, ये भी आपका बोल सकते हो कि संक्रामक बीमारियों का जांच पड़ताल का अध्ययन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारे बीमारियों का परिणाम आता है, यानी कि रिजल्ट आता है कि भाई वो किस तरीके से, मतलब एक फीवर है, फीवर का क्या है रिजल्ट, भाई वो शरीर गर्म हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, ठीक है, खाने पीने का मन नहीं करता, ठीक है, लोग अपने आप को सुस्त मानने लगते हैं। तो ये क्या एक परिणाम है, उस बीमारी का परिणाम है कि भाई वो इस तरीके से वो हो रहा है, आक्रमण इस तरीके से अटैक कर रहा है। तो यादृच्छिक अध्ययन में हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने विषय के रूप में वो दूसरे बीमारियों से किस तरीके से जूझ रहा है, यानी कि वो फेस आउट कर रहा है। उसी स्थिति में जब मनुष्य अपने आप में जो अलग अलग जो क्रियात्मक व्यवस्था है वो करने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि कोई कार्य करने में मतलब समर्थ नहीं रह पाता, यानी कि कैपेबल नहीं रह पाता, उसे ही बोला जाता है यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण। यानी कि हम ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नॉर्मल है तो कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो बीमारी से मुक्त है। अन्यथा अगर कोई कार्य करने में, यानी कि उसकी जो शरीर की बनावट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो कार्य करने में असमर्थ है, इट मीन्स कि वो बीमारी से पीड़ित है। तो ये आपका यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण के रूप में देखा जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है फील्ड ट्रायल। अब उसके बाद फील्ड ट्रायल देखते हैं कि, यानी कि फील्ड, जाहिर सी बात है, हम फील्ड मतलब क्या होता है, तो कि प्लेग्राउंड लाइक दैट, हमारा जो बोल सकते हो एनवायरनमेंट का जो ग्राउंड होता है तो वो फील्ड बोलते हैं ना, खेत टाइप में। तो फील्ड का मतलब होता है कि हम कोई भी बीमारी का अध्ययन करने के लिए हम डायरेक्ट उस फील्ड में जा सकते हैं। अब जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होता है, भाई क्या करता है, रिपोर्टिंग करने के लिए उस एनवायरनमेंट में जाता है ना, उस एरिया में जाता है ना, तो यही है फील्ड ट्रायल। इट मीन्स कि हम कोई भी बीमारी का अध्ययन करने के लिए उसी क्षेत्र में जहाँ पर जो बीमारी फैली हुई है उस बीमारी का अध्ययन करने की, जांच पड़ताल करने के लिए हम फील्ड ट्रायल के माध्यम से अध्ययन करने में सक्षम हो पाते हैं। क्लियर हो गया फील्ड ट्रायल? अब उसके बाद हमारा आ जाता है सामुदायिक परीक्षण। सामुदायिक परीक्षण का मतलब होता है कि हम अपने समुदाय, यानी कि समुदाय के माध्यम से हम ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किन किन मतलब समुदाय वर्ग के लोग यहाँ पे क्या है उस बीमारी से पीड़ित है। यानी कि बोल सकते हो मतलब छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा, या फिर बोल सकते हो कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं वो भी पीड़ित है, या बस युवा पीड़ित है, या फिर छोटे बच्चे हावी, मतलब ये बीमारी छोटे बच्चों पे हावी हो रही है, या फिर ये युवा भी पीड़ित है। ठीक है। और जैसे कोरोना था, कोरोना ज्यादातर उन व्यक्ति को हुआ जिनका मतलब बोल सकते हो कि जो लीवर का बोल सकते हो पर्टिकुलर वर्क था,
वो बेटर नहीं था, या फिर बोल सकते हो अस्थमा जिसे हो रखा था, जिसे खांसी की बीमारी थी, या फिर बोल सकते हो सांस लेने में, तो जिसे सांस लेने में कोई दिक्कत था, तो उन्हें आपका देखने को मिला कि कोरोना उस पर हावी हुआ। तो ये आपका सामुदायिक भी परीक्षण का मतलब ये है कि हम जिस समुदाय में रह रहे हैं, उन समुदाय के रूप में जो हमारी बीमारियां हैं, उसे एंटियोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझने में सक्षम हो पाते हैं कि हमारे समूह समूह में जितने भी अलग अलग रोग है वो किस तरीके से हावी हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा अगला आ जाता है प्राकृतिक परीक्षण। प्राकृतिक परीक्षण का मतलब होता है कि जब जिस हम प्रकृति में रह रहे हैं, जैसे कि आपका देखा जाता है कि उदाहरण के लिए भूकंप आ गया। ठीक है, तो ये भूकंप क्या है, एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ठीक उसी तरीके से एक जो महामारी है, जो बीमारी है, पूर्ण रूप से एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो उस क्षेत्र में कोई बीमारी बड़ी रूप में आगे बढ़ती है किसी भी कारणवश। ठीक है, तो वो हमारा प्राकृतिक परीक्षण के रूप में, जैसे कि हमारा बोल सकते हैं कि भूकंप आ गया, आपदा आ गई, तो इस माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हाँ, इस भूकंप से हमारे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्राकृतिक संरक्षण है। क्लियर है? जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि भाई लोगों की मृत्यु किस तरीके से इतने जनसंख्या में हुई है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन था, जो कि हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि आपके पुरानी और संक्रामक बीमारियों का एंटियोलॉजी अध्ययन करने की उपयोगिता के तरीके का विश्लेषण कीजिए, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है। एक्सेल के साथ जो सरल सांख्यिकीय विश्लेषण है, उसका उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक्सेल एक्सेल जो है उसके साथ, मतलब एक्सेल एक्सेल के साथ सांख्यिकीय विश्लेषण को पहले समझ लेते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण होता क्या है? देखो, डाटा के अनुसार हम किसी भी संख्याओं के माध्यम से हम किसी बीमारी या फिर किसी भी व्यवस्था के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, वो हमारा सांख्यिकीय विश्लेषण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में डाटा एनालिसिस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हम यहाँ पे जितने स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, एक डाटा तैयार किया कि भाई इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भाई इतने स्टूडेंट पे लड़की इतने हैं, लड़के इतने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, विश्लेषण किया। इसे ही बोला जाता है सांख्यिकीय विश्लेषण। और ये बेहतर होता है, ये किसी भी चीज को समझने में आसानी होती है, ये सरल होता है। ठीक है, और इसमें कम टाइम में हम बेहतर स्टडी करने में सक्षम होते हैं। इसलिए सांख्यिकीय विश्लेषण बहुत ही आवश्यक होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल के साथ सरल सांख्यिकीय विश्लेषण। देखो, डाटा करने के लिए, यानी कि डाटा एनालिसिस करने के लिए एक्सेल का जो सांख्यिकीय विश्लेषण है, वो बड़े बड़े पैमाने पे ज़्यादा विकसित देखने को मिलता है। डाटा मेनू के लिए देखा जाए, डाटा तैयार करने के लिए यहाँ पे टूल पैक के नाम से यहाँ पे जाना जाता है कि हम जिस उपकरण का उपयोग करें, वो टूल पैक होना चाहिए। टूल यानी कि बोल सकते हो कि आपने टूल टूल बॉक्स देखा होगा। टूल बॉक्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के औजार पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं, मटेरियल पाया जाता है, उसे टूल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो डाटा एनालिसिस है ना, यानी कि सांख्यिकीय एक्सेल के जो सांख्यिकीय विश्लेषण है, ये हमें क्या करता है, अलग अलग बीमारियों का अलग तरीके से अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुनियादी जरूरत के रूप में सांख्यिकीय विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे आपका आ जाता है एकल कारक। यहाँ पे पहले एक लौता कारक देखने को मिलती है सांख्यिकीय विश्लेषण है। ठीक है, अब उसके बाद प्रतिकृति के साथ दो कारक। ठीक है, जो सांख्यिकीय विश्लेषण के जो एकल है, वो यहाँ पे एक्सेल्स के साथ जो सरल विश्लेषण है, तो यहाँ पे प्रतिकृति, यानी कि जब हम किसी भी बीमारी के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर उसका ब्यौरा तैयार करते हैं, तो वो हमारा प्रतिकृति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सहसंबंध, यानी कि जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं ना, तो हम उसका ये भी रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो बीमारी जो है, वो कौन सी बीमारी से सिमिलर है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि कोई बीमारी का लक्षण होता है, वो देखने को मिलता है दूसरी बीमारी से सिमिलरिटी रख रहा है या नहीं रख रहा। और ये भी देखते हैं कि जो इंसान पीड़ित है उस बीमारी से, वो किसके साथ उसका संबंध है, उसका रिलेटिव्स कौन है। तो ये आपका बोला जाता है सहसंबंध। क्लियर है? तो ये आपका पूरा इस तरीके से डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है, जो संख्याओं के या आंकड़े के अनुसार, वर्णात्मक आंकड़े के अनुसार इसे एक्सप्लेन किया जाता है।
ठीक है। अब उसके बाद जेंडर परीक्षण भी देखा जाता है, यानी कि हम ये भी देखते हैं डाटा संख्या सांख्यिकीय विश्लेषण में हम ये भी देखते हैं कि सामने वाला का जेंडर क्या है, जेंडर कितने हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष कितने हैं, कितने स्त्रियों को बीमारी ने हावी किया है, कितने पुरुष है जो बीमारी से पीड़ित है। ये सारी आपका आ जाता है एक्सेल के साथ सरल सांख्यिकीय विश्लेषण, जिसमें हम डाटा के अनुसार, तो इसमें पूर्ण रूप से हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक रूप में जिस तरीके से महिलाएं एंड पुरुषों का जो भेदभाव होता है आपस में, प्राकृतिक बनावट और प्राकृतिक दृष्टिकोण से, तो समाज में जो जेंडर है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में पुरुषों और महिलाओं को एक परिभाषित रूप में अलग अलग जिम्मेदारियों का स्वरूप मानता है कि भाई महिला का अलग जिम्मेदारी है, पुरुषों का अलग जिम्मेदारी है, ये समाज की धारणा है। ठीक है। महिला का जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए तो समाज का बोल सकते हो परिवार को चलाना और परिवार की सेवा पानी करना, यही आपका महिलाओं का ये समाज के प्रति धारणा है। ठीक है। अगर ये पुरुषों के रूप में देखा जाए तो बाहरी काम को लेके पुरुषों की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। लैंगिक समानता के रूप में यानी कि जेंडर इक्वालिटी के रूप में देखा जाए तो मानव एक रूप में मूल अधिकार के रूप में सभी समान है, लेकिन समाज और तथा बोल सकते हो शारीरिक बनावट के अनुसार जो है, लिंग के अनुसार जो है, पुरुष और महिला एक दूसरे से अलग भी पाए जाते हैं। ठीक है। संसाधनों और क्षमताओं के रूप में देखा जाए तो इन दोनों के बीच भी भिन्नताएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर क्षमताएं की बात कर लिया तो पुरुषों में अत्यधिक क्षमता सहन सहन यानी कि ताकत होता है अपेक्षाकृत महिलाओं के। ठीक है। जिम्मेदारियों की बात कर ली जाए तो ये दोनों एक दूसरे से जो है ना अपने अपने स्थान पर अपनी जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पुरुष की बात कर ली जाए जिम्मेदारी, तो वो भी अपने बाल बच्चे की सेवा करना या फिर बोल सकते हो परिवार चलाना, पालन पोषण करना, ये उसमें ही शामिल होता है। ठीक है। बेशक वो अपना बोल सकते हो कि वो बाहर ही जाकर काम करता है, लेकिन महिलाएं भी सेम एज इट इज कार्य वर्क करती है। बस ये होता है कि वो बाहर जाके काम करके ना होके आपका देखा जाता है कि घरेलू कामों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार को चलाने का जो कार्य श्रेय जो जाता है वो आपके महिलाओं को ही जाता है। ठीक है। जिसके तहत हम भारतीय महिलाओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पुरुष प्रधान हमारा जो देश है ना, उस पुरुष प्रधान देश में हमारा पूर्ण रूप से हमारे भूमिकाओं का देखा जाता है स्वरूप है, तो वो हमारा महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि भारतीय समाज में जो हमारी स्थिति है, उन स्थितियों के माध्यम से हम महिलाओं को एक बराबर दर्जा देने के लिए हम आज अग्रसर हो चुके हैं। ठीक है। मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है आप लोगों को? ठीक है। महिलाओं को बार बार जिस तरीके से पुरुषों की अवस्था में, जिस तरीके से महिलाएं अपने व्यवस्था के रूप में, अपने मांगों के रूप में, महिलाओं ने भी अपने अपने अधिकारों के तहत अपने आप को पुरुषों के बराबर किया। उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि महिलाओं ने बखूबी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तथा बोल सकते हो जेंडर के अनुसार जो भेदभाव चल रहा था पुरुष प्रधान देश में, या फिर बोल सकते हो पितृ प्रधान देश में, यानी कि पिता ही प्रधान हो, इस स्थिति में महिलाओं ने भी अपने मांग करते हुए बोल सकते हो कि महिलाओं आंदोलन के माध्यम से समाज में एक नई धारणा का प्रसार किया। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कर लेते हैं तो महिलाओं और पर्यावरणीय व्यवस्था के रूप में जो निम्नलिखित लिंग बाधाओं का जो स्वरूप है कि लिंग के अनुसार क्या होता है, महिलाएं और पुरुषों को समाज में अलग बोल सकते हो कि समाज में अलग बनाया जाता है। तो समय की कमी के कारण जो हमारा भारतीय समाज रहा है, भारतीय समाज का जो संस्कृति रहा है, जो सभ्यता रहा है, महिलाओं को पूर्ण रूप से उनके अधिकारों से वंचित किया है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से घरेलू कार्य कामकाज में पालन पोषण करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है, ये हमारे समाज की बोल सकते हो कूटनीति सोच थी, जिसके कारण उनके कारण क्या है कि महिलाओं ने अपने विकास को धीमा कर लिया। उनका जो विकास है धीमी गति से होने लगा। ठीक है। आज महिलाओं की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बेहतर होते हुए नजर आ रही है, और महिला इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात हमारा स्वास्थ्य देखभाल में जो महिलाओं का जो बोल सकते हो आभार रहा है, वो महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है। अगर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य खराब होने के माध्यम से जो लिंग के अनुसार जो असमानता पाई जाती है, तो महिलाओं को कोई बीमारी अगर हावी हो जाए तो वो बहुत लंबे समय तक, या फिर बोल सकते हो कि उस बीमारी से महिला जल्दी उभर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनकी जो शारीरिक बनावट है वो कुछ इस तरीके का है कि जो उनकी ह्यूमैनिटी सिस्टम है, यानी कि आरबीसी
जो आपका रेड ब्लड सेल या फिर बोल सकते हो व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हमारे बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, तो महिलाओं में ये थोड़ी कमजोरी पाई जाती है और आपके नेचर वाइज आपके बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उनको कोई बीमारी हावी हो जाती है तो उन्हें जल्दी उभरने में समय लग जाता है। तो इसी रूप में आज हम हमारा समाज है महिलाओं को शारीरिक क्रिया के रूप में कमजोर मानता है, लेकिन ये कमजोरी आज महिलाओं ने अपने आप में धीरे धीरे दूर करती आ रही हैं। महिलाएं अपने आवश्यकता अनुसार जितनी उनसे होती है उतने उस तरीके से वो अपने हर एक सेक्टर में हर एक क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों के कदम से कदम मिला के चल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा था। अब उसके बाद हमारा आ जाता है आपका अलग पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, बस माइंड मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है सेक्स और प्रजनन पर सीमित नियंत्रण। यानी कि जो महिलाएं हैं आज हमारे भारतीय सभ्यता और बोल सकते हो प्रजनन का मतलब होता है कि बेबी जो बोर्न का प्रोसेस होता है वो सारी बातें, ठीक है। तो महिलाएं आज जिस तरीके से मतलब शादी होने के बाद जिस तरीके से बेबी उनका होता है तो वो किस तरीके से पीड़ाओं को सहन करती है, ठीक है। आप जाके स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक महिला जब बेबी को बॉर्न करती है तो वो उसके 300 हड्डियां इतना पेन होता है उनको कि 300 हड्डियां चटक जाए, यानी कि 300 हड्डियां टूटने के बराबर उनको पेन होता है उस समय जब महिला मतलब महिला एक बेबी को बॉर्न करती है, ठीक है। तो ये हमारा आज समाज है इस बात को महसूस करते हुए महिलाओं को बराबर अधिकार देते हुए लिंग लिंग और जेंडर के अनुसार भेदभाव नहीं करना। इस स्थिति में महिलाओं की स्थिति जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही है और आज हमारे समाज में जो सामुदायिक व्यवस्था के रूप में शारीरिक क्रिया के रूप में तथा बोल सकते हो मानसिक व्यवस्था के रूप में महिलाओं को अत्यधिक रूप में निपुण माना जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा जेंडर और स्वास्थ्य में संबंध। बताइए ये आपका क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिचयन के विभिन्न प्रकारों का व्याख्या कीजिए। देखो प्रतिचयन का मतलब होता है आपका मेथड के रूप में समझा जाता है, यानी कि जो मेथड होते हैं जैसे कि बोल सकते हो कि सैम्पलिंग मेथड होता है, यानी कि असेंबल करना मतलब चुनना, ठीक है। प्रतिचयन का मतलब होता है चुनना, ठीक है, वो मेथड के अकॉर्डिंग चुनना, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिचयन कहलाता है। तो इसके आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ आपके बोल सकते हैं कि कारक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बोल सकते हो प्रक्रियात्मक प्रतिचयन का मतलब होता है कि हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, जिस बीमारी से हम अपने आप को जूझ रहे हैं या फिर उसके रूप में मतलब कुछ रोग से या फिर बोल सकते हो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा बोल सकते हो कि प्रतिक्रियात्मक प्रतिचयन, ठीक है। यानी कि बोल सकते हो कि हमने उसकी प्रतिक्रिया किया, यानी कि बोल सकते हैं कि हम उसके रूप में उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है भाई, सामने वाले के आंसर को जवाब देना, वही आपका प्रतिक्रिया होता है। तो कोई बीमारी हमारे समाज में फैल रही है तो उस बीमारी को हम दूर करने के लिए जब इलाज ढूंढते हैं तो वही आपका प्रतिक्रियात्मक प्रतिचयन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ प्रतिचयन होंगे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि क्रमबद्धता के अनुसार प्रतिचयन। क्रमबद्धता के अनुसार प्रतिचयन का मतलब होता है कि भाई हम क्रमबद्ध यानी कि बोल सकते हो सीक्वेंस वाइज उसको एनालिसिस करें, यानी कि उस सीक्वेंस वाइज उसका बायोडाटा हम तैयार करें, ठीक है। और उसमें हम ये देखें कि वो बीमारी कितने लोगों को प्रकार मतलब प्रभावित कर रही है, कितने लोगों को वो मतलब अपने अंदर वो मतलब लोग उससे कितने लोग उससे पीड़ित है, कितने लोगों के क्षेत्रों को वो प्रभावित कर रही है। ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप हम नोट डाउन करते हुए प्रतिचयन चयन के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रमबद्धता के अनुसार प्रतिचयन कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके प्रतिचयन का अगले पॉइंट का। तो प्रतिचयन का हमारा अगला पॉइंट है समूह प्रतिचयन। समूह प्रतिचयन का मतलब होता है कि अक्सर जो हम ये देखते हैं कि हम आंकड़ों के अनुसार यानी कि समूह के अनुसार देखते हैं कि भाई हम आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, इकाई इकट्ठा कर लेते हैं और उस आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमारा स्वरूप रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके उत्तरार्ध उत्तरार्ध हम क्या करते हैं,
उसको चुनकर हम अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और वो हमारे समूह के अनुसार हम देखते हैं कि ये कितने वर्ग में या फिर कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, वो हमारा समूह प्रतिचयन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे समूह का भौगोलिक स्थिति रहा है ना, हमारे समूह का जो भौगोलिक क्रिया रहा है, उसके माध्यम से हम प्रतिचयन के माध्यम से हम समूह प्रतिचयन के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका प्रतिचयन का जो लाभ है। तो जो आपका बोल सकते हो प्रतिचयन का पहला लाभ होता है, तो ये आपका सबसे बड़ी बात है कि ये आपका देखता है कि किस रूप में कौन सी बीमारी कितने लोगों को प्रभावित कर रही है, इसका आंकड़ा बताता है। ये आपका सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है, और ये आपका जो प्रतिचयन है कम खर्चीला पाया जाता है। ठीक है, और सभी को समझ में आ जाए इस तरीके का पाया जाता है। ये आपका प्रतिचयन का लाभ कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बोल सकते हो कि अदेव प्रतिचयन। अदेव प्रतिचयन का मतलब होता है नॉन प्रोबेबिलिटी पेलिंग सैम्पलिंग मेथड, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। यानी कि जब हम किसी को चुने तो वो हमारी जो विधि है, जो हमारे संख्यात्मक, जो हमारे इकाई और बोल सकते हो व्यक्तिगत व्यवस्था के रूप में हम क्या करते हैं, जनसंख्या को निरीक्षण करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था जब कोरोना आया था, तो कोरोना आया था तो एक ऐप आया था कि हम आसपास के जो लोग हैं जो कौन कोरोना से पीड़ित है, तो वो हमारा अदैव प्रतिचयन के श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या का निरीक्षण करते हुए भी हम उनको पता कर सकते हैं कि भाई वो बीमारी से पीड़ित है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अदैव प्रतिचयन था। तो इसमें देखो आपका सिंपली लैंग्वेज यही बताता है कि हम इन प्रतिचयन के माध्यम से हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो हो रहे अलग अलग बीमारियां हैं उनके बारे में समझ सकते हैं, या फिर सरल रूप पे आपकी व्यवस्था को हम निरीक्षण के माध्यम से उन्हें समझने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये आपका प्रतिचयन है, जिसके अंतर्गत हम अपने अलग अलग बीमारियों को समझने और बोल सकते हो अलग अलग बीमारियों को जो क्षेत्र में प्रभावित हो रही है उनको कम करने खत्म करने के लिए प्रतिचयन की जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये पुरानी बीमारियों का संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के नियंत्रण पर प्रकाश डालिए। तो जो पुरानी बीमारियां हैं जैसे कि अलग अलग जो बीमारियां हैं जो फैल रही थी, जैसे चिकनगुनिया, चेचक या फिर मलेरिया, ये जो बीमारियां हैं धीरे धीरे फैल रही थी। कोरोना भी आज बोल सकते हो पुरानी बीमारी के रूप में ही आ गया, पुरानी बीमारी की श्रेणी में ही आ गया। तो इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम जैसे कि बोल सकते हैं जो गरीब लोग होते हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, तो उनको बेहतर सुविधा के लिए सरकारी व्यवस्था के रूप में सरकारी अस्पतालों की उपलब्ध व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों में क्या करें, बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाए। जो गरीब लोग फुटपाथ पे सोते हैं उन फुटपाथ पर सोने के लिए, उनके सोने के लिए सरकार द्वारा मतलब कुछ तौर तरीके या फिर नीति व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिससे आश्रम के रूप में लोगों को सोने या फिर रहने के लिए सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है, अब इसके बाद आपका देखा जाता है जो गरीब जो सड़कों पे फुटपाथ पे या फिर बोल सकते हो जो नालियों किनारे नदियों किनारे जो जिस तरीके से हमारे बनाए बच्चे रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ नीति व्यवस्था बनाते हुए उनके लिए रहने सहने उनके रहन सहन के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, तो जिसके कारण हम अलग अलग बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं, उनके उनको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अस्पतालों की बेहतर सुविधा होनी चाहिए, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेके बेहतर आहार ग्रहण करने की सोच होनी चाहिए। अलग अलग जो मतलब अलग अलग तरीके के जो फास्ट फूड हो गए या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग तरीके से जो आज इंसान ग्रहण कर रहा है, जो अन्न ग्रहण कर रहा है, तो उस स्थिति में हम इसके माध्यम से हम अपने इन बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसारण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना SPSS द्वारा किस प्रकार की जाती है? उदाहरण समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो प्रसरण आपका ये जो होता है वो भी एक सांख्यिकीय पद्धति के रूप में होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एनोवा के
यानी कि प्रसरण विश्लेषण, एनोवा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हम आंकड़े को एकत्रित करते हुए हम जो मान रखते हैं वो शून्य ना होगा, इसकी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं कि जो प्रसरण होता है उसका मतलब मान इंगितकृत किया जाता है। इंगितकृत का मतलब होता है कि चुना जाता है। मान यानी कि बोल सकते हो कि भाई हम x इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं ना, ले लेते हैं ना, या फिर a इज इक्वल टू ले लेते हैं, ये मान होता है था ना, आपने मैथ में देख भी रखा होगा। a इज इक्वल टू एक्स ले लिया, लेट दी एक्स, यानी कि हमने x ले लिया। तो ये जो मान होता है इसमें हम क्या करते हैं, डाटा डाटा एनालिसिस करने के लिए हम कुछ मान ले लेते हैं, जो आपका y हो गया, x हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो उस व्यवस्था के रूप में हम औसत निकालने के लिए इन व्यवस्थाओं का मान का प्रयोग करते हुए हम प्रसरण व्यवस्था का स्वरूप तैयार करते हैं, जिसे हम इनोवा को उपयोग में लाते हैं, इनोवा के उपयोग के अनुसार लाते हैं। मान लीजिए कि विभिन्न तरीकों के व्यवस्था से हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रसरण है वो y इज इक्वल टू एक्स है या फिर ए इज इक्वल टू वाई है। तो ये सभी आपका जो प्रक्रिया है वो हमारा प्रमुख रूप में अल्फा अल्फा एक, अल्फा दो, अल्फा तीन, इस तरीके से हमारा क्या है कि एक क्वांटिटीज बेस पे हमारा जो आंकड़े होते हैं उनको तैयार किया जाता है। कम से कम दो साधन समान नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पूर्ण रूप से आपका देखने को मिलता है, इज इक्वल टू मीन ऑफ सम स्क्वायर्स ड्यू टू द फैक्टर एंड रेजिडुअल डबल एम डबल एस, यानी कि एम डबल एस। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो प्रसरण जो विश्लेषण है वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे अंकों पे आधारित होते हुए एक चार्ट, एक शून्य व्यवस्था के रूप में एक डाटा एनालिसिस करने का तरीका होता है, जिसके अंतर्गत हम इस फॉर्मूले के माध्यम से कम समय खर्च करते हुए हम किसी भी व्यवस्था का स्वरूप निकाल सकते हैं, उसका निर्णय निकाल सकते हैं, उसको प्रभावित करने वाले स्वरूप व्यवस्था का निकाल सकते हैं। अब जैसे कि भारत में इतने लोग मरे, जैसे कि कोरोना से इतने लोग मरे, तो इन कोरोना का जो डाटा एनालिसिस करने का तरीका है कि भाई हम काउंटिंग नहीं करेंगे कि भाई इतने लोग मरे, तो हम क्या करेंगे, एक एरिया वाइज डिवाइड कर देंगे कि इस एरिया में इतने लोग मरे, इस एरिया में इतने लोग मरे। फिर उसके बाद मतलब टोटल एरिया का जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करके उसके बाद देखा जाता है, आंसर्स निकाल लेंगे। तो ये आपका प्रसरण पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि ये पूरा आपका डाटा एनालिसिस पे आधारित होता है, डाटा व्यवस्था पे आधारित होता है। ठीक है, क्लियर है? लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व्यवहार को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकारों का स्वास्थ्य व्यवहारों का बीच अंतर बताइए, या फिर आपका स्वास्थ्य व्यवहार का वर्गीकृत कीजिए, यह क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य व्यवहार। स्वास्थ्य व्यवहार जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो मानव का जो स्वास्थ्य है पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है कि मानव अगर स्वस्थ रहता है तो वो किसी भी क्रियाकलाप को करने में मतलब बेहतर होता है, वो अपने कार्य को करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब गोल्ड्समैन के स्वास्थ्य के रूप में देखा जाता है कि जो हमारा जो व्यवहार होता है, व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में हम देखते हैं कि जो मानव है अपने व्यवहार के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है या फिर स्वस्थ महसूस के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य का जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वो अपने स्वास्थ्य का रख रखाव करने के लिए उसके व्यवहार में जो व्यवस्था होती है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि संगठन आपका बोल सकते हो समूह और बोल सकते हो निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने आप को स्वास्थ्य व्यवहार के रूप में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ रहता है तो उसके व्यवहारिक व्यवस्था के माध्यम से हम पता चल पाता है कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपका स्वस्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवहार का वर्गीकृत करते हुए हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवहार का वर्गीकृत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कारक आते हैं। निर्वाहक स्वास्थ्य, निर्वारक स्वास्थ्य, निर्वारक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो है अपने द्वारा स्वयं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अपने द्वारा जो जिस तरीके से वो कार्य करता है वो निर्वाह करता है। ठीक है, निर्वाह का मतलब होता है कि कार्य करना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हमें पता है कि हम एप्पल खाएंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी, अलग अलग बीमारियों से हम लड़ सकते हैं एप्पल खाएंगे तो। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हम करते हैं नहीं करते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सभी व्यवस्थाओं को वो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वो बोल सकते हो फल और बोल सकते हो कि अपने अनाज को या फिर बोल सकते हो खान पान का जो सेवन करता है उस सेवन के माध्यम से वो आपका निर्वाहक रूप में आपका स्वास्थ्य व्यवहार कहलाता है। यानी कि जिस तरीके से वो किसी अन्य या फिर फल फ्रूट का जो बोल सकते हो कि अध्ययन मतलब सेवन कर रहा है उसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य निर्वाह के माध्यम से हमारा क्या हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य व्यवहार को देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद बीमारी व्यवहार की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य अगर किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके बीमारी के रूप में वो अगर अपने बीमारी को लेके चिंतित है, अब जैसे कि बहुत से बार हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन क्या करते हैं, लाइक डेट की कोई मतलब उन्हें बीमारी हुई या मतलब फीवर हुआ या फिर कोई सर में दर्द हुआ था, वो कहते हैं छोड़ो कुछ देर में देखते हैं आराम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, दवाई नहीं लेते। इस तरीके से क्या है कि हमारी बीमारियों को हम क्या करते हैं कि मतलब एक हल्के रूप में लेके क्या कर रहे हैं कि उन्हें टाल दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में भी जो हमारा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है या फिर बोल सकते हैं स्वास्थ्य व्यवहार है वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे इस भावना के रूप में देखा जा सकता है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है बीमार भूमिका व्यवहार। बीमार भूमिका व्यवहार यानी कि जो मनुष्य होता है अगर किसी बीमारी से पीड़ित रहता है या फिर वो बीमार रहता है तो वो क्या करता है उस बीमार भूमिका व्यवहार से अपने आप को तरोताजा ना करते हुए अपने आप को उस तरीके से विकसित नहीं कर पाता जिसके कारण उसका जो स्वास्थ्य व्यवहार है उससे हमें पता चल पाता है कि ये व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि पर्टिकुलर हमने ये देखा कि जो स्वास्थ्य व्यवहार है उसके परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं। इसके जो प्रीवियस क्लास की वीडियोस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।